नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज की ओपीडी। जी हां, आज आपकी ये अपनी ओपीडी जहां पर आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अगर आपको भी कोई लक्षण है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है, परिवार में अगर कोई संक्रमित है तो कैसे उनका ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके इस चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। तो अगले 1 घंटे तक डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी इन डॉक्टर्स से हासिल कर सकते हैं। तो अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर्स के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो या फिर लेख पर जरा सा भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है। कुछ लोग आपके मन में डर को भी पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयों को लें। तो ओपीडी की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए आपको ग्राफिक के जरिए ये दिखाते हैं कि प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस और कोरोना से निपटने के लिए जो नई रणनीति बनाई है वो क्या है। तो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हर मेडिकल कॉलेज में 20 बेड को रिजर्व रखा गया है। इसमें गांव में सर्वे करने वाली टीम को वैक्सीनेशन उनकी प्राथमिकता के आधार पर हो, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। कोरोना के बाद वाली समस्याओं के लिए भी विशेष क्लिनिक बनाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लगभग 10,000 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ऐसे हैं जो कि लोगों को घरों तक पहुंचाए गए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम 4097 गांवों का दौरा कर चुकी हैं। 47.5 लाख से ज्यादा लोगों की इस दौरान जांच भी हुई है। मुख्यमंत्री के द्वारा आज कोविड की समीक्षा बैठक के दौरान इन बातों को कहा गया है। अब तक 51 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। ये जानकारी भी आज समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने दी है। निजी अस्पतालों के बिलों पर निगरानी रखी जाए, इसके निर्देशन भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आम जन को किसी तरह की कोई दिक्कत इस कोविड काल के दौरान नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित भी किया जाए। इसके अलावा जरूरतमंदों को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देना भी सुनिश्चित करे प्रशासन, ये जानकारी भी आई सामने। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने वाले जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके साथ लगातार संपर्क में रहें, किसानों को कोरोना के खतरे से अवगत करवाया जाए, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। तो कुल मिलाकर के ब्लैक फंगस और इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए आज मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है। लेकिन इन सब के बीच में बीपीएल परिवारों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है और बीपीएल परिवार के कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च अब सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। ये भी आप समझ लें, बीपीएल परिवार के कोरोना के मरीजों के इलाज का खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। ये फैसला आज लिया गया है। इसमें आयुष्मान भारत योजना में शामिल न होने वाले परिवारों को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। पहले ऐसे मरीज को 35,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा थी, लेकिन अब इसको पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। ये जानकारी भी आज सामने आई। तो राज्य सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही है और क्या निर्णय लिए गए हैं, ये तो हमने आपको जानकारी दे दी। लेकिन कोविड ओपीडी की शुरुआत करते हैं। 2 डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके साथ जुड़कर आप अपनी समस्या का भी आज समाधान यहीं से और घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो कोविड ओपीडी की शुरुआत करूं मैं, 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं कैथल के। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर रविकांत भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्किन रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रविकांत भूषण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। तो एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो महामारी है वो लगातार लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है, चुनौतियां बहुत हैं। सीएमओ होने के नाते कैथल की स्थिति थोड़ा सा बताते चलें कि अभी वहां पर किस तरीके से आप लोग इन सारी चीज़ों को सही तरीके से और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ऐसे दौर में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इस विषय को बताएं। देखिए, नमस्कार जी। जब से हमारा ये कोविड स्टार्ट हुआ है मार्च 2020 से, तब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10,000 से कुछ ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। जो लास्ट के 2 महीने हैं, अप्रैल और ये अभी जो मई चल रहा है, इसमें हमारे केसेस बहुत बड़े हैं, जो इससे पहले केसेस कम थे। तो इसकी संख्या को देखते हुए हमने अपने जो आइसोलेशन वार्ड है उनमें नंबर ऑफ पेशेंट्स के जो बेड हैं वो बढ़ा दिए हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर्स वहाँ पे जो आइसोलेशन वार्ड में है वो नंबर हमने बढ़ा दिए हैं। तो दिन रात हमारे जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं इसके लिए जी, इलाज के लिए। जी चलिए,
डॉक्टर रविकांत भूषण जी, आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि एक तरफ तो कोरोना महामारी की जो परेशानी है वो तो लोगों के साथ है ही, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि ब्लैक फंगस को लेकर के भी इस समय जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे? खासतौर से अगर ब्लैक फंगस का मैं स्पेसिफिकली जिक्र करूं तो इसको कैसे अर्ली स्टेज में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको लेकर के कितना अवेयर और कितना जागरूक रहने की ज़रूरत है? एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस विषय को समझाएं अगर, डॉक्टर रविकांत भूषण जी। हाँ, नमस्कार। देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई फंगस नहीं है, ये फफूंदी है जो एयर में भी है और पानी में भी है और आपके मिट्टी के अंदर भी है। और थोड़ा होता ये है कि जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, जैसे कोविड वाले पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं, आपको कोविड हो गया है, तो आपकी शुगर बहुत हाई कर जाती है और यही शुगर जो है इसको एक कल्चर मीडिया देती है और ये आपकी बॉडी से अटैच हो जाता है। ये मुंह से भी जा सकता है और ये नाक से भी, क्योंकि एयर में भी है। अब ये जब रिकवरी आपकी फेज चल रही है, आप डायबिटिक है या कोई आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, सपोज HIV के पेशेंट हैं या फिर आपके कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आपकी इम्यूनिटी रिकवरी के बाद भी बहुत कम होती है, तो ये आपको बड़ी जल्दी पकड़ता है। और जब ये एंट्री मार लेता है बॉडी के अंदर, तो नॉर्मली ये सांस से जाता है, नाक में जाके ये पहले जो नाक के आसपास वाला एरिया है साइनस, उसमें इन्फेक्शन करेगा। वहां पे आपको थोड़े से लक्षण आने शुरू होंगे कि आपका गाल में सूजन आएगी, आपके गाल रेड हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये आंख की तरफ मूव करता है। आंख में भी थोड़े वही सिम्टम आते हैं, आंख लाल हो जाएगी, आपकी आंख में सूजन आ जाएगी, दर्द शुरू होगा। फिर आंख के बाद ये ट्रैवल कर जाता है ब्रेन की तरफ। जब ब्रेन की तरफ ट्रैवल कर जाता है तो फिर जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और इनिशियल फेज में इसको इस तरह से पहचाना जा सकता है, जैसे आपका बहुत लंबा जुकाम है, आपको नाक से पानी आना शुरू हो रहा है, कोई आपका एक तरफ का या दोनों तरफ के गाल में सूजन आ गई है, आपकी आंखों में कोई रेडनेस तो नहीं आ गई है, ये ना इसके प्रारंभिक लक्षण है। अगर आप डायबिटिक हो और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो तो आपको ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लग रहा है कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको निश्चित तौर पर इसका लाभ जरूर मिलेगा। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ रहे हैं, राम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। क्या जानना चाहते हैं? राम प्रसाद जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, राम प्रसाद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अपने दर्शकों से हम एक बार फिर से कहेंगे कि जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करें और अगर आपकी कोई समस्या, कोई शंका समाधान आप चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉल करके, दो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ही आपकी शंका का समाधान करेंगे। लेकिन इससे पहले मनदीप हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, संदीप। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप, क्या जानना चाह रहे हैं आप? सर, हमें कोरोना के बारे में बता रहे हैं, कोरोना है इस बारे में हमें जानकारी जरूर है, लेकिन हमें कोई ये किसान बैठे हैं, इनके बारे में कोई बता नहीं रहा, ये इनका सोल्यूशन क्या है, क्या नहीं है। हमें तो पता है कोरोना के बारे में, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, सरकार बता रही है हमारे बारे में, लेकिन किसान जो बैठे हैं, कोई कर्मचारी बैठा है, कोई सड़कों पे बैठा है, इनका सोल्यूशन कब दिखाओगे आप? चैनल पे हमेशा ये सरकार के बारे में दिखा रहे हो आप, सरकार से अलग। चलिए संदीप जी, मुझे लगता है कि आपको इंडिया न्यूज हरियाणा बराबर और लगातार वॉच करना चाहिए और अगर आप देखते हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि लगातार हम लोग किसानों की समस्या और किसान आंदोलन को भी दिखा रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में समय जो ज्यादा जरूरी है उसको भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, खासतौर से कैथल के लिहाज से वहां पर ब्लैक फंगस को लेकर के आप लोगों ने अपने जिले में किस तरीके से इंतजाम किए हैं और वहां पर क्या अभी तक कोई केस डिटेक्ट हुआ है, और अगर है तो इसको लेकर के आप लोग किस तरीके से वहां पर जो रणनीति है वो बना रहे हैं, कैसे इसके निपटने के इंतजाम किए गए हैं, अगर आप बता पाएं। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कैथल में कोई भी ब्लैक फंगस का केस डिटेक्ट नहीं हुआ है और हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्शन दे दी है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, कि अगर कोई केस डिटेक्ट होता है ऐसा तो हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम उसको स्टेट लेवल पे इन्फॉर्म करेंगे। कोई भी केस ऐसा ना हो कि जो ब्लैक फंगस का हमें लगता है उसको रिपोर्टिंग ना हो। दूसरी बात यह कि जो भी केस हमारे यहाँ पर डिटेक्ट होगा हमारे लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल डेजिग्नेट किया गया है, तो हम उस केस को वहाँ रेफर करेंगे ट्रीटमेंट के पर्पज के लिए। ओम प्रकाश जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, खासतौर से जब हम लोग जिक्र करते हैं ब्लैक फंगस या इस तरीके की बीमारियों का, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जा रही हैं कि पोस्ट कोविड के बाद में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं।
क्या जो मरीज खासतौर से कैथल के अंदर, चूंकि आप तो सीएमओ हैं, आप जो कोविड के ट्रीटमेंट आप लोगों ने मरीजों के किए, और उसमें अगर कोई हाई डायबिटिक वाला, ब्लड प्रेशर वाला या इस तरीके का कोई पेशेंट जो कि क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, क्या उनको आप लोग कुछ गाइड करके इसके बाद उनको डिस्चार्ज करते हैं? उनके लिए क्या गाइडलाइंस आप लोगों ने बनाई हैं? उनको कैसे आप लोग अवेयर कर रहे हैं, अगर इसको आप बता पाएँ। जो ब्लैक फंगस है ये मेनली उन पेशेंट को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कमजोर हो चुकी होती है, चाहे वो डायबिटीज के पेशेंट हो, चाहे वो HIV के पेशेंट हो, या वो हाई स्टेरॉइड ले रहे हो। तो इसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से जो ब्लैक फंगस है ये उसको अटैक करता है और उसकी अपने पेट में ले लेता है। तो हम अपने सभी पेशेंट्स को एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अच्छी तरह चेकअप करते हैं कि उनकी आईज में किस तरह की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि उनको अगर साइनसाइटिस या आंखों में जलन या स्वेलिंग अगर उनको डिटेक्ट हो तो वो इन्हें इमीडिएटली रिपोर्ट करें, ताकि ब्लैक फंगस को हम शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकें। चलिए ओम प्रकाश जी, मुझे लग रहा है आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिवानी से। संजय जी बहुत स्वागत है, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी संजय जी बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, जी कोरोना पॉजिटिव हूँ जी मैं। जी हाँ, तो अभी सारा 6 दिन पहले बुखार आ था, अब उसके बाद क्या कंटिन्यू रहेगा? बुखार अभी भी आपको बना नहीं, हुआ नहीं, है? मतलब जानना क्या चाह रहे हैं, स्पेसिफिक बताएं संजय जी। जानना ये चाह रहे हैं मुझे, अब नहीं है कोई भी दिक्कत मेरे 5-6 दिन से। तो अब नेगेटिव टेस्ट के लिए टेस्ट करवाने की जरूरत होती है या ऐसे ही हो जाएगा? अच्छा ठीक है, डॉक्टर रविकांत भूषण जी जवाब दे पाएंगे आप इनकी बात का? हाँ जी संजय जी, आपको निगेटिव रिपोर्ट कराने की जरूरत है, और अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तब भी आपको निगेटिव रिपोर्ट करानी चाहिए। और अपना अभी थोड़ा ध्यान रखना है, एकदम से हैवी वर्क पे जंप नहीं करना है। 2-3 सप्ताह तक अपना ध्यान रखना है, खाने का, सोने का, और ज्यादा लोगों से टच में नहीं आना है। आप घर पे ही थे आइसोलेशन में या फिर आप कहीं हॉस्पिटल में थे संजय जी? संजय जी अभी घर में ही होम आइसोलेट हैं, घर में ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जो जानकारी उन्होंने दी। हाँ, होम आइसोलेशन में ये होता है कि आपको अलग कमरे में रहना है, आपको ज्यादा और परिवार वाले से टच में नहीं आना है, और आपका सेपरेट ही बाथरूम होगा, और हवादार कमरा होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंट्रलाइज एसी और बंद कमरा नहीं है। और खाने का बिल्कुल ध्यान रखें, और अपना चेक करते रहें, चलते रहें, घूमते रहें, लंग कैपेसिटी को अपने चेक करते रहें। अपने वाइटल जो अब 2-3 चीजें होती हैं, जैसे आप बीपी चेक कर सकते हो, आप SpO2 एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, ऑक्सीजन चेक करते रहें, और टेम्परेचर अपना देखते रहें, और हेल्थी लिक्विड डाइट लें। और डॉक्टर ने इनको बताया होगा जो इनकी एक फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है वो अपनी पूरी करें। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपना वर्क शुरू करें 2-3 सप्ताह के बाद। चलिए कैथल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी क्या जानना चाह रहे हैं? सर ऐसा है, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी जो कैथल के सीएमओ हैं जी, उनसे जानना चाहता हूँ। जी 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 ऐसा है, हमारी एक पेशेंट थी जी, वो उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से, सरकारी हॉस्पिटल में थे। तो सर मैं मतलब कि हमें ये नहीं पता चला भी सर उन्हें कोई मिलने तो देता नहीं, तो उनके ट्रीटमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता सर, कुछ भी नहीं पता चलता उनके बारे में। कोई ऐसा नहीं होता सर उनका कोई मतलब कि CCTV लगे हुए या कुछ हो जिससे पता चले दर्शकों को भी हाँ भी क्या इलाज चल रहा है क्या नहीं? चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं, वैसे इसके लिए गाइडलाइंस हैं बाकायदा। डॉक्टर ओम प्रकाश जी इनकी बात का जवाब दे दें। जी, गाइडलाइन ये है कि कोई भी जो पेशेंट हमारे आइसोलेशन वार्ड में एडमिट होते हैं तो उनके अटेंडेंट अगर नेगेटिव हैं तो कोई भी अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि इससे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का चांसेस रहते हैं। लेकिन हम सुबह के समय और शाम के समय इनकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करवा सकते हैं, जो इनका अटेंडेंट बात करना चाहिए। उसके बाद हमारे जो हेल्प डेस्क है वहाँ पर भी अपना पेशेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए मुझे लगता है कि उनकी बात का जो समाधान है वो हो गया होगा, लेकिन
मैं रविकांत जी आपका रुख कर लेता हूं। मुझे एक चीज़ और बताएं, चूंकि एक स्किन स्पेशलिस्ट होने के नाते एक बड़ा कॉमन सवाल रविकांत जी बार बार सामने आता है और लोग बार बार इस बात को पूछते हैं, खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर के। कह रहे हैं कि अगर एलर्जिक हैं और खासतौर से स्किन की किसी प्रकार की एलर्जी है तो क्या वो वैक्सीन के लिए जा सकते हैं, उनको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, ये सेफ है कि नहीं? थोड़ा सा अगर इस विषय को आप समझा पाएं। देखिए, वैक्सीन जो है तो हमारे इंडिया में 3 तरह की वैक्सीन अभी है, लॉन्च हुई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी। तो वैक्सीन का एक कंट्रा इंडिकेशन यानी कि किसको नहीं देनी चाहिए, देखिए वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको नहीं देनी चाहिए। जैसे पहले अगर कोई आपने वैक्सीन ली है और आपको एलर्जी हुई है स्किन की, तो फिर आपको पहले टेस्ट पैच करा के फिर वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन आप ले सकते हैं, स्किन की कोई सी भी एलर्जी हो, वैक्सीन से उसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है, आप वैक्सीन सेफली ले सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड की एज 79 ईयर है, उनको स्किन प्रॉब्लम हो चुकी है और उनको अभी हमने कोविड नहीं लगवाया है, ना उनको अभी कोविड हुआ है और आंखों में काला मोतिया भी है, उसके दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। तो हमें क्या इंजेक्शन कोविड लगवाना चाहिए? अच्छा, वैक्सीन लगवानी चाहिए कि आप ये समझना चाह रही हैं? हाँ, नहीं, डायबिटीज भी है और हमें कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं? अच्छा, ठीक है। रविकांत जी इनकी बात का जवाब दें। हाँ मैडम, जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि आपके जो पति हैं, एक तो उनकी एज ज्यादा है, फिर डायबिटिक हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक वैक्सीन जो है एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और आपको जरूर वैक्सीन जल्द से जल्द लगवानी चाहिए। और वैक्सीन का चुनाव में कोई आप जो वैक्सीन आपके यहाँ अवेलेबल है वो जो सरकार दे रही है आप वो वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सारी एंड में आके जो स्पेसिफिसिटी उनकी सबकी बराबर ही है, बराबर इफेक्टिव है तीनों वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर ओम प्रकाश जी, चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर के ही ज्यादातर सवाल होते हैं तो मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा हूं कैथल के लिहाज से, अगर आप बता पाएं कि वैक्सीनेशन को लेकर के अभी वहां पर क्या स्थिति है और किस तरीके से जो वैक्सीनेट हैं वो लोगों को किया जा रहा है, कैसे आप लोग इसको और आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे जिले में अभी तक 1,53,337 को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज हमारी है 1,33,324 और सेकंड डोज है 24,013। तो हमारे जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी है सभी के लगी, सब बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पब्लिक की यही अपील है जितने से ज्यादा हो सके इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। चलिए ठीक है, कुरुक्षेत्र से एक दर्शक शशि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड की एज है 45 ईयर और उनकी एक किडनी रिमूव है, तो सर ऐसे में क्या कोविड वैक्सीनेशन ले सकते हैं? डॉक्टर ओम प्रकाश जी, इनकी समस्या का समाधान करें। जी, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन सिर्फ दो ही है, या तो उसको पहले एलर्जी हुई हो वैक्सीन से, या दूसरे कोई जो ब्लड थिनर जिसको हम कहते हैं लोकल भाषा में, अगर वो इंजेक्शन वो ले रहे हैं तो, अदरवाइज कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। डॉक्टर रविकांत भूषण जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, चूंकि खासतौर से क्रॉनिक डिजीज को लेकर के और वैक्सीन के साथ उसका कनेक्शन लोग बार बार जोड़ते हैं, अगर कोई किसी मेडिकेशंस पर है, यानी कि इसकी हार्ट की, बीपी की या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या शुगर की उसकी दवाइयाँ बराबर चल रही हैं या वो क्रॉनिक पेशेंट है, तो क्या उसको कोई विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है? ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिहाज से? देखिए, एक तो जो भी आपको क्रॉनिक बीमारी है एक कंट्रोल्ड होनी चाहिए, डायबिटीज है वो आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी वैक्सीनेशन में। दूसरा ये है कि जो लोग थोड़ा सा ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, तो उनको थोड़ा कॉशियसली लेनी है, उनको सावधानी बरतनी है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, उनको भी एहतियात, और अभी गाइडलाइंस जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं या जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए या बच्चों के लिए अभी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है वैक्सीन की। चलिए, पंकज एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे को ये जानना चाहता हूँ जी कि मेरी उम्र 60 साल की है जी, और सर मैंने दोनों वैक्सीनेशन करा लिए हैं जी मेरे कोविशील्ड के सर जी, और मैं जो कोरोना प्रोटोकॉल है जैसे मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइज वगैरह, उसका पूरा पालन करता हूँ जी। जी जी।
तो मुझे कितने % चांस है अगर घर से जाना पड़े किसी काम से कार्यवश, तो सर मुझे कितने चांस हैं जी इस बात के कि मुझे पॉजिटिव होने के? चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी से ही पूछ लेता हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। कैथल से ही ये दर्शक थे हमारे साथ। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ठीक से पालन करेंगे तो इसमें चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो। जैसे आप प्रॉपर मास्क का पहनना जारी रखिए, किसी भी चीज को टच करते हैं तो उसके बाद हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अगर ये सारे आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, एक चीज मैं और थोड़ा सा जानना चाह रहा था, चूंकि कोविड और पोस्ट कोविड का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो कोविड के दौरान तो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या जो डॉक्टरों की देखरेख है उसके आधार पर ही लोग अब जो सलाह है वो भी ले रहे हैं और दवाइयाँ मेडिकेशन उनका चल रहा है। लेकिन पोस्ट कोविड के बाद आप क्या बताना चाहेंगे? जो पेशेंट्स हैं जो कि जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, घरों में चले गए, उनको क्या ख्याल रखना है? अगर थोड़ा सा इस विषय को आप बेहतर तरीके से बता पाएं। हमारी सरकार ने एक नई प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रही है, पोस्ट कोविड केयर सेंटर के नाम, जिसमें अगर कोविड से रिकवरी के बाद मरीज को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो वो ओपीडी में आ जाए, अपना इलाज करवा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि पेशेंट जैसे आइसोलेशन में रहते हैं तो उसको मानसिक तौर पर थोड़ा सा चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए जरूरी है किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार स्टार्ट करने जा रही है पोस्ट कोविड सेंटर ओपीडी। चलिए, नेहा भिवानी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं? सर, मेरे पापा को डायबिटीज है, तो क्या वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल। रविकांत भूषण जी, जवाब दीजिए। मुझे लगता है आप कई बार इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर से इनकी समस्या का समाधान करें। हाँ सर, लगवा सकते हैं, सेफली लगवा सकते हैं। डायबिटीज कंट्रोल्ड रखें, वो उनसे बोलिएगा डायबिटीज अपनी कंट्रोल रखें, लगवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। रविकांत जी, इसी में मैं सवाल एक और जोड़ देता हूं, चूंकि आपने कहा कि कंट्रोल्ड डायबिटिक, तो अगर किसी की शुगर बढ़ी है, कुछ ज्यादा कम है अगर, तो फिर क्या उसको थोड़ा परहेज करना चाहिए या वो इसकी कोशिश करे कि वो कंट्रोल्ड हो जाए उसके बाद ही जाए, या मॉनिटर करके जाए कि उसकी शुगर कितनी है? हाँ देखिए, मॉनिटरिंग सबसे बेस्ट है। आप मॉनिटरिंग करते रहिए, और नॉर्मली मॉनिटरिंग ही करते हैं पेशेंट। कई अब पोस्ट कोविड में क्या है कि स्टेरॉइड बहुत ज्यादा चले हैं। अगर कोई डायबिटिक है और पोस्ट कोविड में आया है तो उसकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 300-400 एकदम से हो जाता है। जी। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके टीवी के चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि कई बार क्या होता है कि पैनिक स्टेज में बहुत शूट ऑफ हो जाती है ब्लड शुगर, तो अब डॉक्टर सलाह देते हैं कि इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। पेशेंट उस चीज के लिए बहुत डरते हैं, वो सोचते हैं कि एक बार इंसुलिन लगाया तो ये इंसुलिन पर ही डिपेंडेंट हो जाए। ऐसा नहीं होता है, मगर उस 300-400 को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है हम लोगों को। तो वो आपको इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, अपने डॉक्टर की राय माननी चाहिए। ये बहुत पेशेंट ना इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इंसुलिन पे जाना नहीं चाहते, जबकि वो इंसुलिन ही उस 400-500 को कंट्रोल कर पाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो दर्शकों को समझनी चाहिए। चलिए, इस विषय को मैं थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक आपसे समझूंगा रविकांत जी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ रविंदर जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। रविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? चलिए, रविंदर जी से हमारा संपर्क टूट गया। रविकांत जी, थोड़ा सा मुझे चाह रहा था कि ये डायबिटिक वाला जो आपने इंसुलिन वाली बात बताई, चूंकि इस तरीके के भी सवाल आए, ओपीडी के ही अंदर कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि इंसुलिन लेना क्या सेफ है? चूंकि इंसुलिन लेने से जो बात आपने कही, वही उन दर्शक का भी सवाल था कि अगर मैं एक बार इंसुलिन लगाने लगूंगा तो फिर मेरे को दवाइयां असर नहीं करेंगी। ये जो घबराहट है ये क्यों है और इसको कैसे मैं चाहूंगा थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक अगर समझा दें तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। हाँ जी, ये थोड़ा मिथ है, मतलब लोगों को गलत फहमी है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल दर्शकों को सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि एक जनरेटर है जिसकी कैपेसिटी 5 kV है और आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी हो गई है कोरोना में 7 kV, यानी कि आपको बहुत ज्यादा इंसुलिन चाहिए, आपको बिजली की सप्लाई ज्यादा चाहिए, 7 kV चाहिए है, तो आप इसको इंसुलिन की तरह समझो। मगर आप करेंगे क्या कि उसकी 5 kV वाले जनरेटर पे लोड डाल देंगे, तो धीरे धीरे करके वो जनरेटर खराब हो जाएगा। यही होता है जब हमारी ब्लड शुगर ऊपर जाती है तो हमारे पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि इंसुलिन वहीं से निकलता है। इंसुलिन वो उतना बना नहीं पाती, वो ऑलरेडी ही वो बीमार है और आप उन पे और लोड डाल रहे हैं,
तो क्या होता है कि उनका कुछ परसेंटेज और डेड हो जाता है और रिकवरी हो ही नहीं पाती पेशेंट की। और आपने क्या करा कि अगर उस जनरेटर के बराबर में एक जनरेटर और खड़ा कर दिया 2 kV का, तो आपका 7 kV पूरा हो गया, कोई परेशानी नहीं होगी आपको बॉडी को। तो इंसुलिन वही काम करता है। तो ये आपने एक जनरेटर के बराबर में दूसरा जनरेटर खड़ा कर दिया और उसके बाद में धीरे धीरे वो जो जनरेटर खड़ा करा है वो हटा देंगे, इंसुलिन को विड्रॉल कर लेंगे और आप नॉर्मल मेडिसिन पर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, राजबाला जी एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से जुड़ी हुई है, मैं उनका रुख कर लेता हूँ। राजबाला जी बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेलो जी जी राजबाला जी बहुत स्वागत, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी नमस्कार जी, मैंने पहली वैक्सीन ली थी जी। मैं वैक्सीन ले चुकी हूँ जी दोनों। और अब मेरे को थोड़ा सा पैरों में दर्द होता है, नीचे नीचे घुटनों से नीचे एडी के ऊपर एक बिलाट। तो इसमें रोजाना दर्द रहता है और कुछ मेरे को अस्थमा की भी दिक्कत है, तो इसलिए सांस में भी दिक्कत होती थी, थोड़ा खिंच के आता था। दूसरी वैक्सीन ले चुकी, लेकिन अब ये बताओ, एक दिन मैं बैठी थी तो बैठे बैठे उठी तो कंपन छूट गई। आपने वैक्सीन कब लगवाई है? जो सेकंड डोज है वो आपने कब ली है? 10 तारीख को। 10 तारीख को ली है। 5 तारीख को मेरी पहली को 1 महीना हो चुका था, 10 को दूसरी ले ली मैंने जी। और उसके बाद से आपको ये दिक्कत शुरू हुई है? हाँ, उसके बाद ये कंपन हुई जी, मुझे काफ जी मैं सारा दिन फिर लेटी रही, बैठी थी मैं। अच्छा, वैसे नशे दबी ये मैं नहीं कह सकती, गमलों में मैंने खुद ही की थी। तो बैठ के उकड़ू तो ठीक है। डॉक्टर रविकांत जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर रविकांत जी, क्या ये वैक्सीन के बाद के कॉम्प्लिकेशंस हैं या इनको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से? हाँ, नहीं, वैक्सीन के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए, वैक्सीन में 2-3 चीजें होती है कॉमन सी, तीनों वैक्सीनों में वो बड़ी कॉमन सी हैं। एक तो आपको थोड़ा सा फीवर जैसा थकान सी महसूस होती है, उसके बाद आपको थोड़ा सा सर दर्द भी महसूस हो सकता है, और जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है वो थोड़ी सी जगह सूज जाती है। बस ये 3 छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन है और वो 1-2 दिन में क्योर हो जाते हैं। तो ये वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। अपना रूटीन जो चेकअप होता है कि जैसे विटामिन डी कितना चल रहा है, इनका कैल्शियम कितना चल रहा है, और विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, जो जनरल जांचें हैं वो करवा लें एक बार। ये तो इनको पता चल जाएगा कि क्या किस चीज की कमी चल रही है। वैक्सीन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। डॉक्टर रविकांत जी, चूंकि आपने अभी डायबिटिक का जिक्र किया था तो एक सवाल आपके ही लिए आया है। दर्शक जानना चाह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का सेवन अगर उन्होंने कोविड के दौरान किया और उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया हुआ है, तो उसको नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा? क्या दवा बंद होने के बाद भी उसका इफेक्ट काफ़ी दिन तक रहता है, इसलिए उनकी शुगर नॉर्मल नहीं हो रही है? वो लगातार इंसुलिन पर भी हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। रविकांत जी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा अगर इसका समाधान कर पाएँ। हाँ जी, देखिए, इसमें 2-3 चीजें देखने की हैं कि अभी उनकी शुगर लेवल कितना गया था, नंबर 1। नंबर 2, उनको जो स्टेरॉइड लगा है वो कितने दिन तक स्टेरॉइड चला है। क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड जब हम हाई डोज चलाते हैं, नॉर्मली क्या हो रहा है कि कोविड में बिना डॉक्टर की सलाह के ओवर द काउंटर स्टेरॉइड पहले दिन से ही शुरू करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड जब आप 1 वीक से हमारा ये मानना होता है, हमारा साइंस ये कहती है कि 5 या 7 दिन से ज्यादा जब आप स्टेरॉइड चलाते हैं तो आप स्टेरॉइड एकदम से बंद नहीं कर सकते। उसको धीरे धीरे के विड्रॉ टेपर करा जाता है कि आधा आज कर दिया 3 दिन के लिए, फिर आधा, फिर धीरे करके छोड़ना पड़ता है। क्योंकि स्टेरॉइड जब इतनी हाई डोज पे चल रहा होता है तो वो हमारे कई सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, यानी कि हमारी बॉडी वो चीज बनाना बंद कर देती है क्योंकि वो स्टेरॉइड दे रहा है, अपने आप वो स्टेरॉइड देना शुरू कर देता है वही चीज। तो जैसे ही आप स्टेरॉइड को हटाएंगे तो बॉडी शट डाउन होना शुरू हो जाती है। ये इनके साथ स्टेरॉइड क्योंकि हाई डोज चला है, अब धीरे करके इनका पेनक्रियास रिकवर करेगा, समय लग जाएगा, 3-4 वीक लग जाएंगे। इंसुलिन जब तक इनका नॉर्मल नहीं होगा तब तक इनको इंसुलिन लेना चाहिए, और ये इंसुलिन सबसे बेस्ट है इनके लिए। लेकिन डॉक्टर रविकांत भूषण जी, क्या इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी हो जाता है अगर स्टेरॉइड्स का लंबे दौर तक सेवन किया गया है? चूंकि उन्होंने साथ में सवाल जोड़कर यह भी भेजा कि इंसुलिन तो वो बराबर ले रहे हैं, उनकी डोज को भी रेगुलेट किया गया है, लेकिन शुगर अप टू मार्क नहीं है। क्या रेजिस्टेंस हो जाता है अगर हम लगातार स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और इसमें भी अभी समय लगेगा नॉर्मल होने में? देखिए, हाँ सर, देखिए होता क्या है कि पैनक्रियास कितना डैमेज हो गया, बेटा सेल आपके कोई आपको ऑटोइम्यून दूसरी बीमारी तो नहीं है, तो जितना ज्यादा डैमेज होगा, ऑटोइम्यून बीमारी से डैमेज होगा, तो इंसुलिन निकलना हमारे बॉडी से उतना ही कम हो जाता है और आप उतने डिपेंडेंट
हो जाते हैं बाहर से इंसुलिन लेने के लिए, तो थोड़ा इनको समय लग सकता है। रेजिस्टेंस उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको ऑटो इम्यून होते हैं बीमारी। इनको तो मेरे ख्याल से लग नहीं रहा है कि कोई ऑटो इम्यून होगा। ऑटो इम्यून वाले का इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। चलिए दीप्ति जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। दीप्ति जी बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? सर मैं आपसे पूछ रही थी कि मेरे फादर का ना एक्चुअली किडनी ऑपरेट हुआ है, तो क्या वो कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं? किडनी का ऑपरेशन हुआ है और कब हुआ है दीप्ति जी, अगर आप बता पाएं? उनकी एक किडनी ना रिमूव है, तो क्या आप मतलब कि कोविड वैक्सीन करवा सकते हैं? ठीक है, रविकांत भूषण जी जवाब दें। हाँ सर, बिल्कुल करा सकते हैं। किडनी का किस तरह का ऑपरेशन हुआ था? पथरी का या कोई और ऑपरेशन हुआ था इनको? किडनी का ऑपरेशन शायद बता रही हैं दीप्ति जी। हाँ, किडनी ऑपरेशन किसी भी ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है जब तक पेशेंट ऑटो इम्यून कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर रविकांत जी थोड़ा सा और मैं समझना चाह रहा हूं, खासतौर से पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, और खासतौर से वो पेशेंट जो कि पहले से क्रॉनिक किसी डिजीज का शिकार अगर रहे हैं, मॉनिटरिंग किस किस चीज़ की उनको बहुत ज़रूरी है जिस पर वो विशेष फोकस कम से कम रखते रहें, एटलीस्ट कम से कम 1 महीने तक किस तरीके का ख्याल उनको रखना, अपना विशेष ध्यान कैसे वो रखें, अगर आप इसको बता पाएँ? देखिए, एक चीज मोटी मोटी क्या है कि एक तो कार्डियक पेशेंट्स हैं जो बीपी के पेशेंट हैं, वो कार्डियक पेशेंट है। दूसरा शुगर के पेशेंट है। शुगर के पेशेंट को क्या करना है? शुगर के पेशेंट को देखना है क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है थोड़ी, और अपना रेगुलर दवाई जो चल रही थी पहले से, इंसुलिन चल रहा था या गोलियां पे थे, वो गोली कंटिन्यूस रखे, बीच में ब्रेक नहीं करना है। नंबर 2, क्योंकि उनकी लंग की डैमेज जो कोविड से होता है वो ज्यादा होता है, तो अपने लंग को रिपीटेड चेक करते रहें। कि देखो, इसका 3-4 तरीके होते हैं कि घर में 6 मिनट के लिए आप ब्रिस्क वॉक करें। एक तेज अगर आप चलते हैं और आपका सांस फूलने लगता है तो इसका मतलब आपकी लंग की कैपेसिटी अभी ठीक नहीं है। दूसरा ये कि आप बैलून फुला सकते हैं। तीसरी चीज ये, अपना मॉनिटरिंग कम से कम 2 बार जरूर करें ब्लड शुगर का। तीसरी चीज है, एक रूटीन टेस्ट होते हैं जो आजकल बड़े फेमस हैं, वेलनेस टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपका लीवर फंक्शन टेस्ट आ जाता है, किडनी के सारे टेस्ट आ जाते हैं, ब्लड के सारे टेस्ट आ जाते हैं, आपके ये ब्लड शुगर आ जाता है ना, HbA1c आ जाता है, जो आपको 3 महीने पहले की शुगर की क्या कंडीशन थी वो सारी शो कर देता है। ये सारे टेस्ट एक बार रिपीट करा लें, बहुत जल्दी नहीं करना है, मतलब जब डिस्चार्ज हुए 2-3 महीने बाद। तीसरी चीज, एकदम से अब काम पे नहीं जाना है, भारी काम नहीं करना है, धीरे धीरे, क्योंकि कोविड का जो मॉर्बिड पेशेंट है उसकी रिकवरी बहुत स्लो, 2 या 3 महीने लग जाते हैं उसको नॉर्मल फंक्शन करने में। तो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, एकदम से जंप नहीं करें कि अपने वर्क पे सीधे आ गए। वो वाली डाइट बहुत प्रॉपर रखें। ठीक है, डाइट का फंडा ये होता है कि अब आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, आप प्रोटीन रिच डाइट खाएं, है ना। प्रोटीन रिच के लिए क्या होता है कि आप अगर वेजिटेरियन है तो आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप दालें खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, है ना। तो प्रोटीन रिच डाइट लें जिससे रिकवरी बड़ी फास्ट होती है आपकी। चलिए, डॉक्टर ओम प्रकाश जी से भी मैं एक सवाल ले लेता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताएं कि खासतौर से चूंकि 3rd वेव का भी जिक्र हुआ है, तो इसको लेकर के कितना तैयार हैं आप लोग, और खासतौर से बच्चों को ये हिट करेगा तो जाहिर बात है कि उसको लेकर के जो पहले से तैयारियां हैं वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कैथल के लिहाज से कितना बता सकते हैं, क्या तैयारियां की गई हैं अगर 3rd वेव आने का भी जिक्र हो रहा है तो? डॉक्टर ओम प्रकाश जी। उसके लिए हमारे पास जो मैन पावर है वो सफिशिएंट है, एंड इसका 3rd वेव में हमारा जो मेन रहेगा कि बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है ये, तो उसके लिए हमारी टीमें तैयार हैं, और जैसे वेंटिलेटर की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें बच्चों के वेंटिलेटर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो हम मंगा रहे हैं।
चलिए डॉक्टर ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, और इसके अलावा डॉक्टर रविकांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए, इंडिया न्यूज़ की इस ओपीडी में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आपको ये बता दें कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने कोविड महामारी में सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए गुरुग्राम प्रशासन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। ये 60 बेड का सेंटर सभी सुविधाओं से लैस है। संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने वहां का जायजा लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोशिश ये की गई है कि बेड्स लगाए जाएं, लोगों के लिए ऑक्सीजन बेड मिल सके, और इसी को लेकर गुरुग्राम में ये एक अस्थायी अस्पताल यहाँ तैयार किया गया है। ये कह सकते हैं एक सेंटर तैयार किया गया है जहां लोगों को आसानी से बेड मिल सकता है और यहाँ पूरी तरह से कोरोना का उपचार भी किया जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं राज नेहरू जी, वाइस चांसलर हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने पिछली दफा भी बहुत काम किया था, लोगों तक खाना पहुंचाया, और अब जब बेड की कमी लगातार लोग जूझ रहे हैं, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो उस बीच इस पहल को कितनी बड़ी कह सकते हैं? देखिए, पिछले वर्ष भी विश्वविद्यालय ने अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर लगभग 4 लाख से ज़्यादा खाना और लगभग 20 लाख के करीब मास्क बनाए थे। इस वर्ष जब कोरोना की जो परिस्थितियां हमारे सामने आई और उसमें सबसे ज़्यादा जो भयंकर परिस्थिति आई वो आई, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, डॉक्टर का अटेंशन नहीं मिल रहा था, और सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था उन्हें, अगर बेड मिल भी जाता था तो ऑक्सीजन की समस्या होती थी। तो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से अपनी इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर, IIM यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जियो गीता और कुछ हमारे जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ मिलकर हमने क्या किया कि एक L1 सेंटर, जिसको हम बोलते हैं कोविड केयर सेंटर, इसकी स्थापना की। ये कोविड केयर सेंटर लोकल गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटर है, और इस सेंटर के अंदर सबसे बड़ी जो प्रक्रिया अभी हम चला रहे हैं वो ये है कि जो भी हमारे यहाँ गुड़गांव में आसपास में कोई, या पलवल में या फरीदाबाद में अगर इसी प्रकार का क्वारंटाइन कोविड पेशेंट है जो 85 से ऊपर तक जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है और उसको कहीं पे केयर चाहिए, बेसिक केयर चाहिए, जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अपने घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, फाइनेंशियली चैलेंज है, परिवार के अंदर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, छोटा सा घर है, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क फ्री ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ लेकर चलते हैं, तो अभी इसमें देखी जाए तो किस तरह से लोग यहाँ आ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में ही बताएं कि लोगों की आसानी हो उसके। हमारे यहाँ एक हेल्पलाइन हमने बनाई है 1800-1800-147। इस हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके अगर उसे व्यवस्था चाहिए किसी एम्बुलेंस की, तो हमारे पास एम्बुलेंस फटाक से उसके पास चली जाती है। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस इसलिए रखी गई है कि अगर किसी पेशेंट को वहाँ से पिक करना है वो यहाँ आ सकता है। यहाँ आते ही पेशेंट जो है उसको सीधा ये जो आप येलो बॉक्सेस में देखते हैं, इन येलो बॉक्सेस में उसको रखा जाएगा। तब तक उसका जो अटेंडेंट है वो अटेंडेंट जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा। वो रजिस्ट्रेशन जैसे ही संपूर्ण हो जाएगी और उसे एडमिशन मिल जाएगा, तो ये पेशेंट यहाँ से सीधा अपने कोविड केयर सेंटर के अंदर जा सकता है। इस बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर को खड़ा किया है, और इस बिल्डिंग के अंदर 30 कमरे हैं, जिसमें हर कमरे में 2 लोगों के रहने की व्यवस्था है। क्या क्या फैसिलिटीज हैं, एक बार उसमें भी थोड़ा सा बताएं। आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे कि ये सारे जो नीचे 5 रूम्स हैं, ऐसे ही 5 रूम ऊपर के फ्लोर में ही हैं। हर रूम के अंदर जो व्यवस्था हमने की है आप देख सकते हैं कि हर रूम के अंदर एक कंसंट्रेटर की व्यवस्था है। ये कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के लिए है। एक 50 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर हाई फ्लो ऑक्सीजन, उसकी व्यवस्था की गई है। 2 पेशेंट्स के लिए अपने अलग अलग बेड्स हैं। इन बेड्स के साथ हर पेशेंट के लिए अपने लिए जो उसकी दवाइयों की आवश्यकता है वो दवाइयाँ उसको किट वहाँ मिल जाती है। इसके अलावा जैसे बेसिक ऑक्सीमीटर्स हैं वो भी हम उसको फ्री में अवेलेबल कराते हैं। साथ में टी की केटल भी हमने रूम के अंदर रखी है, अगर उन्हें अपनी चाय या कोई दिन में कुछ पीना है तो हमने फ्री में बेसिक मटेरियल, दूध, पाउडर, चीनी और टी बैग्स भी वहाँ पे उनकी सुविधा के लिए रखी हुई हैं। रोज़ाना सवेरे उनके पास दिन भर की व्यवस्था के लिए 20 लीटर पानी दोनों को प्रदान किया जाता है। इसके साथ दिन में 3 बार का भोजन, यानी सवेरे का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात्रि का भोजन, ये हमारा द ललित से आता है, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट उस खाने को बनवाते हैं ताकि उनको अच्छी क्वालिटी का भोजन और जो आज प्रोटीन डाइट की बात की जाती है वो प्रोटीन डाइट उनको मिले। टोटल कितने बेड हैं और डॉक्टर्स और नर्स की किस तरह से इंतजाम है? मैं आपको बताता हूँ, आइए। हर फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर अटेंडेंट है और एक जनरल असिस्टेंट।
जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स का काम है कि फ्लोर के ऊपर देखना। हर फ्लोर के ऊपर 5 कमरे हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास 30 कमरे हैं। इन 30 कमरों में हम 60 पेशेंट्स को रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास नीचे बेसमेंट भी है। अगर मान लीजिए पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमने बेसमेंट के ऊपर भी 25-30 पेशेंट्स का इंतज़ाम कर रखा है। तो लगभग 100 पेशेंट इसमें आराम से हम लोग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हर शिफ्ट के अंदर एक नर्स और एक डॉक्टर यहाँ पे रहता है और इनका काम है कि पीरियोडिकली पेशेंट्स को चेक करते रहना, उनकी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं यानी ऑक्सीजन या फीवर या ब्लड प्रेशर या बेसिक जो चीज़ें हैं वो चेक करते हैं और साथ ही में उनकी ब्लड टेस्ट या किसी प्रकार की मेडिकेशन उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने यहाँ की हुई है। फार्मेसी और बेसिक रेडियोलॉजी और बेसिक जो टेस्टिंग होती है वो व्यवस्था भी हम लोगों ने की। सर, एक क्या डॉक्टर्स के परामर्श पर ही वो एडमिट हो सकता है कोई मरीज या सीधा खुद भी यहाँ कैरीज करके आ सकता है? पेशेंट जब यहाँ पे अपनी हेल्पलाइन के द्वारा क्यूरी करता है, वो यहाँ पहुँचता है, वो अपने बेसिक सारे डॉक्यूमेंट साथ में लाता है जो उसको हेल्पलाइन से पता करके बताते हैं, जिसमें उसकी कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट होती है। अगर कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है तो वो दे देते हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। तो डॉक्टर के परामर्श के बाद उनको हम एडमिट करते हैं। क्योंकि ये कोविड सेंटर माइल्ड पेशेंट्स के लिए बना है तो माइल्ड पेशेंट्स को ही यहाँ एडमिट किया जाता है। परंतु अगर कोई माइल्ड पेशेंट एडमिट होता है और उसे किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके लिए हमने आसपास हॉस्पिटल्स में टाई अप किया। गुड़गांव में हमारे पास पारस हॉस्पिटल है, एक लाइफलाइन हॉस्पिटल है और दिल्ली में हमारे पास समा हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके ऐसे पेशेंट्स को हम लोग आईसीयू बेड्स भी प्रोवाइड कराते हैं अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की समस्या यहाँ गंभीर बन जाती है। बिल्कुल। तो IILM यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रांगण दिया गया और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के जो कोशिश की गई उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ इलाज मिल सके और बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी बेड की, तो उसको, उस परेशानी को, उस दिक्कत को दूर करने के लिए श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोशिश की गई और खुद जो वाइस चांसलर राज नेहरू हैं यूनिवर्सिटी के, वो लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं। लगातार उनकी देखरेख में काम चल रहा है और कोशिश यही है कि लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो और इस कोरोना अदृश्य दुश्मन को जल्द से जल्द मात दी जाए। कोशिश यही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।